बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, ये गर्मी का मौसम है, यानी कि धूप बहुत तेज है और पानी कम। इस मौसम को खेती किसानी के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस विपरीत मौसम में भी आपके खेत खलिहान लहलहाते रहें, आप खुशहाल बने रहें, इसलिए कुछ समसामयिक जानकारी लेकर हम उपस्थित हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसानों के लिए समन्वित कृषि प्रणाली होगी फायदेमंद। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की हुई शुरुआत। गुंदली की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा गुंदली 1। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में छोटे आकार के खेतों और सीमांत कृषकों की संख्या अधिक होने के कारण समन्वित कृषि प्रणाली ज्यादा फायदेमंद है। जमीन के अनुसार मछली पालन, बत्तख पालन के साथ ही इमारती औषधीय और मसाले के पौधे लगाएं। इससे लागत कम आएगी और मुनाफा ज्यादा होगा। मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत मत्स्य कृषकों के विभिन्न तरह का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए गढ़वा जिले के मत्स्य किसान 20 मई तक जिला मत्स्य कार्यालय गढ़वा में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाई, यदि आप गर्मा सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग पद्धति को अपनाएं। यदि आप पारंपरिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो खेत में थाला बनाकर सिंचाई करें। इससे पानी की बचत होगी और पौधे को पर्याप्त पानी मिल पाएगा। गर्मा सब्जी अगर आप लगा रहे किसान भाई, तो या तो आप ड्रिप इरिगेशन को आप अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ मल्चिंग की व्यवस्था आप दे दें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ट्रेडिशनल जो मेथड है, पारंपरिक तरीके से जो आप करते हैं, जिसमें चेक बेसिन सिस्टम है, थाला बना के आप लौकी, नेनुआ, झींगे की खेती करते हैं और उस थाले को एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं, ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे कि गर्मी के महीने में भी अगर सिंचाई जहाँ हम जब करते हैं तो खरपतवार का बहुत समस्या आता है, तो आप सिर्फ थाले थाले पे सिंचाई करें, बाहर में पानी बर्बाद नहीं करें। क्योंकि थाला जब आप बना दिए हैं और प्रति थाला 2 पौधा आपने लगाया है या 3 पौधा लगाया है, तो उसमें ही सिर्फ सिंचाई की ज़रूरत है, क्योंकि जड़ वहीं पे रहता है। पूरे खेत को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार हमारे किसान पूरे खेत की सिंचाई करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप कद्दू वर्गीय सब्जी, लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, तरबूज, खरबूज, ककड़ी इत्यादि का किए हैं तो सिर्फ थाले थाले में सिंचाई करें, पूरे खेत की सिंचाई न करें। गुंदली की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में बिरसा गुंदली 1 लगाएं। गुंदली की खेती के लिए 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह खेत में मिला दें। गुंदली ऊंची टार जमीन की फसल है, इसलिए खेत में पानी नहीं रहना चाहिए। किसान भाई, डिबलिंग विधि से बीजों को बोने के लिए रोटरी डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। जो किसान भाई टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं, वे विभिन्न कीटों के हमले को रोकने के लिए टमाटर के खेत में पक्षियों को बैठने के लिए जगह बनाएं। पक्षी कीट पतंगों को खाते हैं, जिससे फसल सुरक्षित रहती है। इसके लिए प्रति 10 एकड़ खेत पर एक पक्षी आश्रय स्थल जरूर बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें देख ली, मौसम का हाल और मंडी का भाव भी आपने जान लिया है। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। दर्शकों, ये मौसम है खरीफ फसल का। अगर खरीफ फसल में हम पशु चारा फसल की उत्पादन करें तो ये कैसा रहेगा? आइए आज आपको जानकारी दिलाते हैं कि पशु चारा उत्पादन खरीफ फसल में कैसे की जाए, कौन सी तकनीक अपनाई जाए ताकि अच्छी फसल ली जा सके। तो आइए देखते हैं ये कार्यक्रम। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खरीफ मौसम में हरा चारा उत्पादन के बारे में। उस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सिंह। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है खरीफ मौसम में पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खरीफ मौसम में कौन कौन से हरे चारा का उत्पादन हमारे किसान भाई कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश में लगभग 44 करोड़ जनसंख्या, जैसे आदमियों की बढ़ती जा रही है वैसे पशुओं भी निरंतर वृद्धि हो रही है। तो 44 करोड़ लगभग 44.5 करोड़ के करीब जनसंख्या है पशुओं की, जिसमें से आप लगभग 20 करोड़ जो हैं गायों की जनसंख्या है और 8.5 करोड़ के करीब भैंसों की जनसंख्या है। तो बात आती है कि पोषण, जैसे हमारे और आपके लिए पोषण न्यूट्रिशन ज़रूरी है। अगर हम केवल पानी पिए तो भी ज़िंदा रह सकते हैं, हमें भोजन की आवश्यकता जिस तरह पड़ती है, पानी पी के हम 1 साल 2 साल ज़िंदा रह सकते हैं, पर उसके अलावा हमको कुछ और चाहिए जिससे हमको न्यूट्रिशन अपने शरीर की दिनचर्या चलाने के लिए, चलने फिरने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, हाथ पैर डुलाने के लिए। वैसे पशुओं के लिए भी उचित न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अगर उचित पोषण आप पशुओं को देंगे तो आपका जो दुग्ध उत्पादन है वह बढ़ेगा, पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस पे हम लोग जाएंगे कि 1/3% जो है हम लोग हरे चारे से अगर पूर्ति करें तो अवश्य ही है हमारा जो दूध का उत्पादन है वो बढ़ेगा। और जो हम लोग जब सूखी घास जैसे क्रॉप का जो बचा हुआ अवशेष जो देते हैं उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप केवल कार्बोहाइड्रेट दे के चाहें दूध उत्पादन बढ़ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रोटीन देने की आवश्यकता है और भी विटामिन और मिनरल देने की आवश्यकता पड़ती है कि सुचारू रूप से वो हेल्दी रहे, तभी दूध उत्पादन आपका बढ़ेगा। तो हम लोग आहार में अगर 1/3 हरा चारा अगर ले लें, चारे में अगर प्रोटीन वाले चारे लें, ठीक है, जैसे दलहनी चारा अगर हम ले लें और उसके साथ हम उसका भी वैल्यू एडिशन करें। अगर हरा चारा ले रहे हैं तो आप उसके साथ चौलाई ले सकते हैं मिक्स करके। अगर 1 क्विंटल जो आप बना रहे हैं, अगर उसमें 100 ग्राम चौलाई आप डाल देते हैं और 100 ग्राम आप सहजन का पत्ता, जिसको यहाँ मोरिंगा या ड्रम स्टिक कहते हैं, कहीं कहीं मुनगा कहते हैं अपने यहाँ, तो अगर 100 ग्राम प्रतिदिन उनके आहार में यह वैल्यू एडिशन आप करते हैं तो आप देखिएगा कि उनकी जो प्रोटीन की आवश्यकता है, विटामिन और मिनरल की आवश्यकता है, तो सहजन में वो सारी चीज़ें उसके पत्ते में पाई जाती है, जिससे आप दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। खासकर आप देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जब तक बारिश नहीं होती है हरे चारे की संकट बनी रहती है। जहाँ पे सिंचाई की सुविधा है वहाँ तो हरा चारा अच्छे से उत्पादन हो सकता है, जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है वहाँ संकट आते हैं। तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में आप खरीफ के मौसम में आप लोबिया ले सकते हैं, ठीक है। प्रति हेक्टेयर 250 क्विंटल का उत्पादन उसका होता है और इसमें 40 से 60 दिन के भीतर उसकी पहली कटाई हम कर लेते हैं। यह बहुत ही प्रोटीन वाली जो है घास के रूप में दूध उत्पादन के बढ़ाने के तौर पे आप उस समय ले सकते हैं। इसमें लगभग 12% प्रोटीन आपको मिल जाएगा, जिससे उनकी पूर्ति की जा सकती है इस महीने में। वैसे तो साल भर का आपका चक्र चलता है। मक्का ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, जई ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ताकि यह रोटेशन आपको साल भर हरे चारे के रूप में मिलता रहे। सबसे सफलतापूर्वक आप अगर लेते हैं तो मक्का का आप चारा ले लीजिए और लोबिया ले लीजिए। तो ये 2 चीज़ों में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। बाकी आप ज्वार, जई भी लगा सकते हैं, जई में भी अच्छी खासी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको उससे मिल जाएगी। पर अगर हम प्रति गाय या भैंस ले लें तो अगर 30 किलो आप चारा दिन भर में उसको हरा चारा की देते हैं, अगर अपने भूसे में, पुआल में, या गेहूं की कुट्टी हो या पुआल की कुट्टी हो, तो हरे चारे से उसे क्या होता है, जैसे हम लोग खाते हैं ना, चावल दाल के साथ सब्जी भी ले लिया और कुछ सलाद भी ले लिया, तो खाना हमारा क्या होता है, हम भी चाहते। तो जानवरों को भी, पशुओं को भी उसी तरह अगर हरे चारे उनको मिलते हैं तो स्वादिष्ट भोजन उनका हो जाता है, जिससे वो अच्छे से खाते हैं। तो अगर हम 30 किलो प्रति गाय या भैंस ले लें,
अगर उनको देते हैं तो दुग्ध उत्पादन में अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कि 30 किलो चारा अगर उनके भोजन में हम शामिल कर लेते हैं तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स अगर मिलते हैं, जैसे 100 ग्राम आपने पत्ती इनरिच की, उसमें मुनगा की, चौलाई की, तो इसके साथ आपको जो अतिरिक्त जो पशु आहार देना पड़ता है, जैसे मार्केट में पशु आहार बहुत महंगे हैं, अगर हम किसान के जो खाली खेत ज़मीन पड़े हुए हैं अगर उनको चारे के रूप में हम इस्तेमाल कर ले, जैसे दीनानाथ घास है, अगर वो आपने लगा दिया तो उसको हम काटते रहते हैं, साल में 5 से 6 कटाई हम उसकी ले सकते हैं। गिनी ग्रास हो गया, उसको एक बार लगाने के बाद आप 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप छोड़ सकते हैं और उसकी कटाई। तो इसको हम लोग ऐसे वेस्ट लैंड पे जो आपकी खाली जगह है, परती भूमि पड़ी हुई है, कृषि योग्य भूमि में आप अपनी फसल लीजिए। इसके अलावा जो खाली ज़मीनें बच जा रही हैं उस पे आप लोग ये दीनानाथ ग्रास हो गया, ये सब गिनी ग्रास हो गया, ये सब लगा दीजिए। तो आपको इससे क्या होगा कि सालों भर उपलब्धता आपको हरे चारे की बनी रहेगी। तो सबसे प्रमुख बात आती है कि जो किसान भाई हमारे खेतों में लगाना चाहते हैं तो कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं और किसका उत्पादन करके वो पशुओं के लिए हरे चारा रख सकते हैं जो माने लंबे समय तक काम आ सके। लंबे समय तक आपको एक प्लान बनाकर चलना पड़ेगा, फसल चक्र अपना सकते हैं। तो सर्वप्रथम अभी खरीफ मौसम की बात करें कि सबसे बड़ी दिक्कत इस समय आती है तो मक्का ले लीजिए, ज्वार ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए। तो इन सबके 60 से 65 दिन के अंतराल पे आप कटाई शुरू कर सकते हैं। उसके अंतराल पे फिर 40 दिन के अंतराल पे ये आपको ग्रोथ निरंतर आता रहेगा। तो पहली कटाई 60 से 65 दिन पे, उसके बाद आप हर 40वें दिन आप कटाई कर सकते हैं। इसकी बात करें कि आप सूखा चारा कैसे, अभी धूप का मौसम है, अगर आप साइलेज है वगैरह बना के अगर आप रख देते हैं तो यह बाद में आपके लिए काम आता है। उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर अगर धूप में रख दिया तो मॉइस्चर उड़ गया तो वह चीज़ आपका साइलेज है वगैरह बना के उसको इनरिच हम कर सकते हैं और सब मिनरल, प्रोटीन, विटामिन मिला के हम उसको इनरिच करके उसको बाद में उनको, जैसे हम लोग आप देखिए धान और गेहूँ कट जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके पुआल के डंठल को टुकड़े में कर लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं। तो पर्याप्त नमी जब सूख जाती है, नमी हट जाती है, मॉइस्चर कंटेंट 10 या 12 उसमें जब हम स्टोर करते हैं तो आप देखते हैं कि हम उसको ज़्यादा दिन तक, पूरे साल भर के लिए हम अपना स्टोर करके रख लेते हैं। दोनों सीजन में आप देखिए, इस समय धान कटने के बाद धान का रख लिया पुआल, गेहूँ कटने के बाद गेहूँ की कुट्टी रख ली। तो हमारा रोटेशन उस तरह किसान भाई क्या करते हैं, पूरे साल उसको खिलाने के उपयोग में रहते हैं। तो इसी तरह अगर हरे चारे को हम सुखा के ड्राई पाउडर के रूप में अगर रख लिया जाए तो जिस समय पानी की व्यवस्था नहीं है गर्मी के मौसम में, उस समय हम खिला सकते हैं। ठंडी में जब कभी चारे की उपलब्धता ना हो, खासकर नवंबर दिसंबर से पहले आप देखिएगा, बीच में सितंबर से लेके अक्टूबर तक इस समय चारे की दिक्कत आती है और अप्रैल से लेके जून तक चारे की दिक्कत आती है। बारिश हो जाने के बाद हर जगह आपको चारा ही चारा दिखता है, पर उस समय क्या होता है कि क्रॉप का मौसम आ जाता है, आप धान लगाने की तैयारी में रहते हैं और सब चीज़ों लगाने की तैयारी में रहते हैं। तो उस समय पशुओं को किसान भाई जब खोल देते हैं तो दूसरे के खेतों में क्रॉप में बचाने के लिए आप ये सब विधि अपना के, ग्रास अपना के, ये सब साइलेज बना के वगैरह इत्यादि आप रख सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग आपको जो है हमारे यहाँ कैसे साइलेज बनाई जाएगी, कैसे हे बनाया जाएगा, कैसे आप साल भर चारा उत्पादन करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, तो एक साइंटिफिक वे में एक शेड्यूल तैयार किया जाता है। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। खरीफ मौसम में पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन आप कैसे कर सकते हैं और कैसे उसका रख रखाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अगला जो कार्यक्रम है ये उन किसानों के लिए है जो मछली पालन करते हैं। कॉमन कॉर्प जो मछली होती है वो साल में 2 बार प्रजनन करती है। अगर इनके लिए हम किसी उत्प्रेरक का इस्तेमाल करें तो ये तकनीक कैसा रहेगा, कैसे लाभ मिल सकता है इसके, आइए पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसा कि विषय है कॉमन कार्प मछलियों का उत्प्रेरित प्रजनन, तो इसमें क्या विशेष शुरुआती दौर में ध्यान देने की बातें होती है। और आज का जो विषय है कॉमन कार्प मछली। कॉमन कार्प मछली को जैसा आप सभी को जानते हैं, या तो मिनरका कहा जाता है या अमेरिकन रोहू कहा जाता है। उसका चेहरा सुअर के जैसा है तो सुअरी मछली भी कहते हैं। जी। तो ये मछली जो है ये कार्प प्रजातियों में आती है।
तो कार्प दो तरह की है, जैसे हम लोग पहले भी अपने प्रोग्राम में देख चुके हैं। कार्प दो तरह की होती है, एक देशी और एक विदेशी। देशी कार्प में रोहू कतला मृगल है और विदेशी में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प है। तो जैसे तालाब में जिनको रहने का जो हैबिटेट कहा जाता है, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, तो तालाब में ये जो कॉमन कार्प मछली है ये सबसे तल में रहती है। तो ये देशी कार्प की मृगल के साथ इनका कंपटीशन है। तो ये खाती हैं ये कीचड़ कादो और फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और कीचड़ कादो में जो कीड़े मकोड़े हैं उस तरह का ये जो गले सड़े गड़े चीज़ हैं उसको खाती है। तो ये मछली जो है बहुत जल्दी बढ़ने वाली प्रजाति है। तो इस मछली का जो आज हम लोग प्रजनन के बारे में बात करेंगे, जैसे आम तौर से जितनी भी कार्प है, रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प, ये तालाब में प्रजनन नहीं करती है। उनका अंडा होता है बट ये प्रजनन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये सारी जो प्रजातियां हैं इनको बहता हुआ पानी चाहिए, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, उस तरह का बहता हुआ नदी चाहिए। लेकिन ये कॉमन कार्प एक ऐसी मछली है जो तालाब स्थिर पानी में प्रजनन कर सकती है। तो यही इसकी विशेषता है। और आज के युग में हर एक गाँव में, झारखंड के गाँव में मत्स्य बीज की उत्पादन की कमी है। तो अगर कृषक भाई मत्स्य बीज उत्पादन की ओर बढ़ें और कॉमन कार्प को का सीड बीज उत्पादन करें तो उनके लिए ये लाभकारी और आयवर्धक कार्यक्रम ये रहेगा। बट ये कॉमन कार्प है साल में 2 बार करती है। एक है फरवरी टू मार्च के बीच में, और थोड़ा मौसम अच्छा रहे, टेम्परेचर कम, तो अप्रैल में भी ये करती हैं। और दूसरा है इनका जुलाई अगस्त में होता है। तो ये मछलियाँ जो है ये प्राकृतिक तौर से प्रजनन करती हैं। इनको देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये मैच्योर हो गई। जब मछली का वजन 2 किलो के करीब हो, 1.5 से 2 किलो की हो जाती हैं तो ये प्रजनन देने योग्य है। ऐसे तो ये 6 महीने में भी दे देती हैं, लेकिन वो जो बच्चे जो होते हैं उनकी फिकंडिटी या अंडा देने का जो क्षमता है वो 1 से 1.5 लाख होता है। तो उतना निषेचित नहीं हो पाते हैं अंडे। तो इस केस में अगर मैच्योर मछली जो 2 केजी की है उसको अगर उत्प्रेरित प्रजनन में हम लोग इस्तेमाल करें या प्रजनन में करें तो जो बच्चा होता है, परसेंटेज ऑफ सर्वाइबिलिटी जो अंडों की होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसके लिए किसान भाई एक काम कर सकते हैं, अपने तालाब, जिनके तालाब में कॉमन कार्प मछली है या कोई अन्य तालाब से बड़ी मछलियाँ जिसे ब्रूडर मछली कहा जाता है उसको लाके अपने तालाब में अपने तालाब में रखें और उसमें तालाब के चारों ओर बांस से घेर के जलकुंभी जो पौधा होता है, आप लोग सभी कोई जानते हैं। अगर जलकुंभी नहीं मिल रहा है तो नारियल का आप रेशा आपने देखा होगा, जो नारियल छिलने के बाद होता है, उसको पहले पोटाशियम पर मैग्नेट से वॉश कर दीजिए। चाहे वो जलकुंभी हो या कोई भी आप रेशेदार चीज़ का अगर इस्तेमाल करें, घास वगैरह हो, उसको यूज़ कर रहे हैं तो पहले पोटाशियम पर मैग्नेट से उसको धो दें और उसके बाद अपने तालाब के चारों तरफ बांस का फट्टी लगा के या एक हापा बना के, हापा उसको कहते हैं, जगह मच्छरदानी को अगर हम उलट दें तो और बांस से चारों ओर बांध दें, उस हापा में अगर कुछ जलकुंभी रख दें, मतलब एक कन्फाइनमेंट कर दें कि वहाँ मछली एक सही एक जगह पे जाके अंडा, हाँ एक अंडा दे, अंडा बर्बाद नहीं हो। तो उस तरह से उसमें जो आपका ब्रूडर मछली है, ब्रूडर मछली अगर मादा 2 किलो की है, 2 किलो 1.5 से 2 किलो की है, और उसी तरह से नर मछली भी लें, दोनों का वजन जो है समान होना चाहिए। अगर 2 मादा मछली मिलके भी अगर वो मादा मछली के वेट के इक्विवेलेंट हो रही हैं, बराबर हो रही हैं, तो उसको भी हम लोग रख सकते हैं। तो 2 नर और 1 मादा मछली भी हम रख सकते हैं, एक हापा में रख दें और मछली को वो जलकुंभी वाला जो क्षेत्र है उसमें हम लोग या तो हापा में या जहाँ आपने घेरा है वहाँ पे मछलियों को वहाँ पे रख दिया जाता है। दूसरे दिन या तीसरे दिन आप आके देखिए, अगर मछली अंडा दे देती है तो वो जलकुंभी में एक हलचल सी होगी। अगर सुबह सुबह आके देखेंगे तो जलकुंभी में हलचल सी होती हुई मिलेगी, तो समझिए कि अब मछली अंडा देने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। वो उसके 24 घंटे के बाद जब अंडा रिलीज़ हो जाता है तो आप जलकुंभी को उठा के देखिएगा, तो चूँकि इसके जो अंडा होती है वो बहुत ही स्टिकी नेचर की होती है। स्टिकी मतलब सटने वाला होता है, तो उनको एक सबस्ट्रेटा चाहिए या कोई चीज़ चाहिए जिसमें वो अपना अंडा को सटा या वहाँ पे अंडा को
एग को लेस कर सकती हैं या अंडा दे सकती हैं। तो वो स्टिकी सब्सटेंस जो है वो हर एक जड़ में, जलकुंभी का जल हो या नारियल का रेशा हो, उसमें वो सट जाता है, हाँ चिपक जाता है। चिपकने के बाद आप वो उठा के देखेंगे तो देखिएगा कि सरसों के दाने जैसा बहुत सारा छोटे छोटे अंडे जो हैं उसमें चिपके हुए हैं। और चूँकि पोटाशियम परमैंगनेट हम, जैसा मैंने पहले कहा, उसको इसलिए धोते हैं कि जो निषेचित अंडे हैं, जो अंडे इन्होंने दिया है, वो इन्फेक्शन से फ्री रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अंडा आपको बच्चे का उत्पादन हो सके। तो इसको हम फिर नर्सरी, अगर किसानों के पास नर्सरी तालाब है तो उसको नर्सरी तालाब में हम लोग 2-3 दिन के बाद ट्रांसफ़र कर लगते, थोड़ा सा मछली स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद या तो नर्सरी तालाब नहीं है तो उसी हापा में कुछ दिन के लिए छोड़ के जो हम लोग जनरल मछलियों को भोजन देते हैं, चावल का कोढ़ा, सरसों की खल्ली, अगर अंकुरित गेहूँ हो उसको भी पीस के मछलियों को हम लोग देते हैं। कुछ अंडों का योग देते हैं, जिससे मतलब मछलियाँ काफ़ी छोटी होती हैं, उनको प्रोटीन युक्त आहार देने से मछलियों का ग्रोथ अच्छा होता है। मैम, आप यहाँ आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से कार्प मछलियों का उत्प्रेरित प्रजनन की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपको मेरे तरफ से जोहार। तो देखा किसान भाइयों आपने, ये जो मछली पालन है इसमें कुछ छोटी छोटी सी तकनीक अगर अपनाई जाए तो ये कैसे लाभप्रद हो सकता है। अगर इस कार्यक्रम के द्वारा आपको कुछ जानकारी अच्छी मिल पाई है या कुछ और जानना चाहते हैं आप, तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।